बचपन में हम सबने जानवरों वाली कहानियां तो सुनी ही हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि ऐसी ही कुछ कहानियों में लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और यहाँ तक कि साइकोलॉजी के गहरे राज छुपे हों। आज हम पंचतंत्र की दुनिया में उतर रहे हैं और जानेंगे कि इसकी सदियों पुरानी बुद्धिमानी आज भी इतनी जरूरी क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि जिन्हें सिखाया ही नहीं जा सकता, उन्हें कैसे सिखाया जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इसी एक सवाल से जन्म हुआ पंचतंत्र का। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका सामना एक बहुत ताकतवर राजा को करना पड़ा, और इसका हल भी उतना ही हटकर था जितनी की प्रॉब्लम। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली राजा अमर शक्ति और उनकी एक बहुत बड़ी परेशानी से। देखिए, राजा अमर शक्ति के पास दौलत, शोहरत, एक बड़ा सा राज्य, सब कुछ था। पर उनकी सबसे बड़ी टेंशन, उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके अपने ही महल में थी। उनके 3 बेटे, जो राजकुमार तो थे, पर उनमें से किसी को भी राजकाज सीखने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। राजा को बस यही डर सताता था कि उनके बाद उनकी इतनी मेहनत से बनाया गया ये साम्राज्य कहीं बिखर ना जाए। अब जब सिखाने के सारे तौर तरीके फेल हो गए, तब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे बुद्धिमान इंसान की जो इस नामुमकिन से लगने वाले काम को अपने हाथ में लेता है। और ये विद्वान थे विष्णु शर्मा। उन्हें दरबार में बुलाया गया राजा की इस मुश्किल को हल करने के लिए, और उन्हें काम भी वो सौंपा गया जो कोई और नहीं कर सका था, इन राजकुमारों को ज्ञानी बनाना। और जानते हैं विष्णु शर्मा ने क्या वादा किया? उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 6 महीने में इन राजकुमारों को राजनीति और लीडरशिप का मास्टर बना देंगे। जरा सोचिए, कितना बड़ा और साहसिक दावा था ये। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब राजा ने उन्हें इनाम देने की बात की, तो विष्णु शर्मा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान कोई बेचने की चीज नहीं है, उनके लिए असली इनाम तो बस अपना वचन पूरा करना था। तो सवाल ये है कि विष्णु शर्मा ने ये नामुमकिन काम आखिर किया कैसे? उन्होंने राजकुमारों को मोटी-मोटी किताबें नहीं पढ़ाईं। नहीं, उनका तरीका इससे कहीं ज्यादा आसान और जीनियस था। उन्होंने रची पंचतंत्र। देखिए, ये सिर्फ जानवरों की कहानियों की किताब नहीं है। ये असल में राजकाज, रणनीति और इंसानी बर्ताव पर एक पूरी गाइड बुक है, जिसे बड़ी चालाकी से मजेदार कहानियों के लिबास में पेश किया गया है। और ये कमाल की रचना, जो आज से लगभग 2300 साल पुरानी है, एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल करती है। कहानी के अंदर कहानी। इससे होता यह है कि सुनने वाला बंधा रहता है और मुश्किल से मुश्किल बातें भी आसानी से समझ आ जाती हैं। तो विष्णु शर्मा का तरीका था क्या? बहुत ही लेयर्ड था। उन्होंने पूरी शिक्षा को 5 हिस्सों में बांटा, जिन्हें तंत्र कहते हैं। किरदारों के लिए उन्होंने जानवरों को चुना, जिनमें इंसानों की तरह ही लालच, डर और कमजोरियां थीं। और उन्होंने कहानियों को एक दूसरे से ऐसे जोड़ा कि हर सबक दिमाग में छप जाए। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये प्योर साइकोलॉजी थी। तो ये कहानियां काम कैसे करती थीं? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे इन छोटी-छोटी जानवरों की कहानियों में जिंदगी के बड़े-बड़े सबक छुपे हैं। तो पहली कहानी है एक जरूरत से ज्यादा जिज्ञासु बंदर की। और ये कहानी एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बंदर कुछ बढ़इयों को काम करते हुए देखता है। दोपहर में जब सब खाने चले जाते हैं, तो बंदर वहां पहुंच जाता है। उसकी नजर एक आधे कटे हुए लकड़ी के लट्ठे पर पड़ती है, जिसमें एक कील फंसी होती है। बस अपनी जिज्ञासा के मारे वो उस कील को खींच देता है, और नतीजा, लट्ठा जोर से बंद हो जाता है और बंदर उसी में बुरी तरह फंस जाता है। इस कहानी का सबक एकदम साफ है ना? कि भाई, जिन चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं है, उनमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बेवजह किसी और के काम में दखल देने का अंजाम बुरा हो सकता है। ये एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी सीख है। चलिए अब एक थोड़ी और कॉम्प्लेक्स कहानी देखते हैं। ये कहानी है सोशल डायनामिक्स, इज्जत और बदले की भावना के बारे में। इस कहानी में हमारे पास 2 किरदार हैं। एक तरफ है दांतिल, एक अमीर और बहुत इज्जतदार जौहरी, और दूसरी तरफ है गोरंभ, राजा के महल में झाड़ू लगाने वाला एक मामूली सा कर्मचारी। दोनों के रुतबे में जमीन आसमान का फर्क था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन दांतिल भरी सभा में गोरंभ की बेइज्जती कर देता है। इस अपमान से आहत होकर गोरंभ बदला लेने की ठान लेता है। वो अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेता है।
वो बड़ी चालाकी से राजा के कान में एक झूठी अफवाह डाल देता है और नतीजा ये होता है कि राजा दांतिल को महल से ही निकाल देता है। इस कहानी का सबक बहुत गहरा है। ये सिखाती है कि किसी को भी उसके पद या हैसियत से कम नहीं आंकना चाहिए। ये बात आज के ऑफिस पॉलिटिक्स या सोशल मीडिया के दौर में भी उतनी ही सच है। इज्जत और विनम्रता बड़ी ताकत हैं और अपमान का बदला बहुत भारी पड़ सकता है, चाहे वो किसी भी तरफ से आए। अच्छा, तो ये तो हुई कहानियां, पर अब जरा इन कहानियों से बाहर निकलकर पंचतंत्र के जबरदस्त ग्लोबल इम्पैक्ट पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बन गई। पंचतंत्र की कहानियों का सफर भारत में ही नहीं रुका, इसने सदियों का और महाद्वीपों का सफर तय किया है। देखिए, भारत से निकलकर ये पहले फारस पहुंची, फिर अरब देशों में और वहां से होते होते पूरे यूरोप में फैल गई। आज की तारीख में 50 से भी ज्यादा भाषाओं में इसके अनुवाद मौजूद हैं। और ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। धार्मिक ग्रंथों को छोड़ दें तो इतिहास में ऐसी बहुत कम किताबें हैं जिन्हें इतनी सारी भाषाओं में इतनी सदियों तक पढ़ा गया हो। ये पंचतंत्र की यूनिवर्सल अपील को दिखाता है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हजारों साल पुराना ये ग्रंथ आज भी उतना ही काम का है, उतना ही रेलेवेंट है। इसके सबक किसी एक देश या जमाने के लिए नहीं है। चाहे आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड की स्ट्रैटेजी हो, पॉलिटिकल चालें हो या फिर हमारे अपने रिश्ते, ये इंसानी स्वभाव को समझने के लिए एक तरह की हैंडबुक है। और आखिर में एक सवाल, अगर आज आपको भविष्य के लीडर्स को सिखाने के लिए एक कहानी लिखनी हो, ठीक वैसे ही जैसे विष्णु शर्मा ने लिखी थी, तो आप उसमें कौन सा सबसे जरूरी सबक, कौन सी सबसे जरूरी सीख छिपाएंगे? इस पर सोचेगा जरूर।